स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आपको धारा मापी को आमीटर में कैसे बदला जाता है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा कि जो धारा मापी होता है, और चल कुंडली धारा मापी की मैं बात कर रहा हूँ। जो चल कुंडली धारा मापी होता है वो दो तरीके का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। एक रहता है निलंबित कुंडली धारा मापी, एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, और एक होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। कीलकित कुंडली धारा मापी, ये दो प्रकार के धारा मापी होते हैं। ये आप पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो चल कुंडली धारा मापी होती है वो दो प्रकार की होती है, निलंबित कुंडली धारा मापी और कीलकित कुंडली धारा मापी होती है। तो आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आप धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है इसे आप सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपको ये हर जगह मिल जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम इससे बचता नहीं है। और इसी के साथ में इस टॉपिक पर आपके लिए 3 न्यूमेरिकल, इसमें जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादातर यही न्यूमेरिकल आपको हर जगह मिलते रहते हैं। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आपको मिलेंगे यही न्यूमेरिकल। तो ये इस वीडियो में आपके लिए 3 चीज़ें हैं कि धारा मापी का आमीटर में रूपांतरण, और इसके साथ में ये 3 न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो धारा मापी होती है, ये जो धारा मापी होती है, इस धारा मापी की सहायता से क्या किया जाता है। धारा मापी का एक उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। जो धारा होती है वो किसी परिपथ में है अथवा नहीं, हम धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, और साथ में हम धारा को माप भी सकते हैं। धारा का इसकी सहायता से मापन भी किया जाता है। तो ऐसे कामों में ये जो धारा मापी होती है, लेकिन फिर इसका जब हम अमीटर में रूपांतरण करते हैं तो अमीटर का क्या काम होता है। ये जो अमीटर होता है, आखिर इस धारा मापी को अमीटर में क्यों बदल लिया जाता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने का उद्देश्य ये होता है कि धारा का मापन सीधे एम्पियर में कर लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है उसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी कि जो धारा है वो एम्पियर में मापनी चाहिए। तो धारा को हम जब एम्पियर में मापते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि धारा मापी को हम अमीटर में चेंज कर लेते हैं। और अमीटर में कैसे बदलते हैं, इसी बात का हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसी बात को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि धारा मापी को अमीटर में क्यों बदला जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ चुके हैं कि धारा मापी को अमीटर में क्यों बदलते हैं, क्योंकि हम धारा मापी की सहायता से जब इसको अमीटर में बदलेंगे तो ये क्या करेगा, धारा को सीधे एम्पियर में नापेगा। और अमीटर में बदलते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो कीलकित कुंडली धारा मापी होती है उसको लेते हैं। यहाँ पे हमने एक धारा मापी ली, और धारा मापी को हम चूँकि गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसलिए कैपिटल G से लिखते हैं। ये गैल्वेनोमीटर होता है। अब जब किसी गैल्वेनोमीटर के, या हम कहें धारा मापी के, समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध डाल दिया जाता है। ये समांतर क्रम में है, आप ध्यान से फिगर को देखते रहें। तो जब किसी धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध, इस मतलब ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो ऐसे प्रतिरोध को हम लोग शंट कहते हैं, और इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ये कहलाता है शंट। ये एक छोटा प्रतिरोध होता है, ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसका मान बहुत कम होता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसके जो ये शंट डाला जाता है, इसके प्रतिरोध को हम कैपिटल S कहते हैं, और ये जो धारा मापी है इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और साथ में यहाँ पे जो हमने कैपिटल G लिखा है, धारा मापी का प्रतिरोध भी होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो धारा मापी होता है, जैसे उसके समांतर क्रम में एक हम छोटा सा प्रतिरोध डाल देते हैं, शंट लगा देते हैं, तो
ये जो पूरा उपकरण होता है ये अमीटर में बदल जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे हमको यही लिखना पड़ेगा कि धारा मापी के समांतर क्रम में संट लगा देने से धारा मापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को हमें लिखना होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे होता है, तो आपको ये आंसर वहाँ पे लिखना होता है। अब बात ये होती है कि आखिर में यहाँ पे छोटा सा प्रतिरोध क्यों डालते हैं, हम बहुत बड़ा प्रतिरोध क्यों नहीं डाल देते हैं। देखिए उसका रीज़न ये होता है कि जब हम धारा मापी के समांतर क्रम में एक संट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी परिपथ में धारा आई बह रही है, ये धारा आई है, अगर हम यहाँ पे एक बड़ा प्रतिरोध डाल देंगे तो ये जो धारा होगी, चूँकि प्रतिरोध जब यहाँ पे बड़ा होगा, कैपिटल एस का मान बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो धारा होती है वो कम प्रतिरोध वाले तार में बहना पसंद करती है, क्योंकि प्रतिरोध जितना तार का कम होगा धारा उसमें बहुत ही सुगमता से बहती है, और जिस परिपथ का प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें धारा जो है नहीं बहती, धारा के मार्ग में वो ज़्यादा रुकावट पैदा करता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे संट का मान बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये जो किसी भी परिपथ की धारा होगी वो क्या होगी कि धारा मापी से होकर गुजरने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो धारा होगी वो सीधे धारा मापी से ही होकर निकलना शुरू कर देगी, और जब धारा मापी से होकर गुजरना शुरू करेगी तो ऐसे में क्या होगा कि इस धारा मापी को क्षति पहुँचेगी, इसकी जो कॉइल होंगी वो जल सकती हैं, इसमें क्षति पहुँचेगी। तो ये क्या होगा कि बार बार डिस्टर्बेंस इसमें आएगा, क्षति पहुँचती रहेगी, यहाँ पे वो जलता रहेगा, कॉइल उसकी जलती रहेंगी। इसलिए क्या किया जाता है कि चूंकि ये जो धारा है वो धारा मापी से होकर ना जाए, इसलिए इसके समांतर क्रम में एक यहाँ पे छोटा सा प्रतिरोध डाला जाता है। तो छोटा सा प्रतिरोध डाल देने से क्या होता है कि धारा मापी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और संट का प्रतिरोध कम होता है। तो ये जो धारा होती है वो फिर ये धारा मापी से होकर नहीं जाती है, या जो धारा का मान होता है वो यहाँ पे बहुत कम होता है, लगभग नगण्य जैसा होता है। और चूंकि इस परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए धारा यहाँ से होते हुए और कम प्रतिरोध होने की वजह से इस परिपथ से होते हुए सुगमता से इधर परिपथ में निकल जाती है, और यहाँ पे धारा का मान कम रहता है, इसलिए इसको क्षति भी नहीं पहुँचती है। तो इसका रीज़न ये होता है। तो अब मान लीजिए कि जैसे किसी परिपथ की धारा यहाँ पे आई है, तो धारा जो इस धारा मापी में जाएगी, तो इस धारा को हम लोग क्या कहेंगे, IG कहेंगे। धारा मापी की धारा को IG कहेंगे। अब I धारा में IG धारा उधर चली गई, तो जो शेष धारा होगी वो कहाँ आएगी, इधर आएगी। शेष धारा हम कैसे निकालेंगे, I धारा में IG उधर चली गई, तो शेष निकालना, तो I में IG घटा लीजिए। तो I में हमने IG घटा लिया, तो ये जो संट से होकर जाने वाली जो धारा है वो कितनी रहेगी, वो I माइनस में IG रहेगी। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि चूंकि संट का मान जितना कम होगा धारा उतनी ही ज़्यादा इधर से होकर जाएगी, तो अगर संट का मान 0 कर दिया जाए। देखिए संट का मान 0 किया जा सकता, 0 अगर हम कर देंगे तो फिर ये जो धारा मापी है ये एक आदर्श धारा मापी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि जो आदर्श धारा मापी होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आदर्श धारा मापी होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आदर्श धारा मापी होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, उसका प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है। और हम लोग ये जानते हैं चूँकि कोई भी ऐसा परिपथ नहीं होता है जिसका प्रतिरोध 0 होता है, ऐसा कोई परिपथ होता ही नहीं है। तो इसलिए
इस संट का मान 0 रखना या जो धारा मापी होता है इसका प्रतिरोध 0 रखना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी परिपथ हो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ज़रूर है। तो ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर हम ऐसा परिपथ यहाँ पे लगा दें जिसका प्रतिरोध 0 हो तो पूरी की पूरी धारा इधर से निकल जाएगी, फिर धारा मापी से कोई धारा ही नहीं जाएगी। लेकिन फिर ऐसा धारा मापी क्या बन जाएगा, एक आदर्श धारा मापी बन जाएगा। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि जो आदर्श धारा मापी होते हैं, आदर्श धारा मापी का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श धारा मापी का प्रतिरोध 0 होता है। इस बात को हम याद रखेंगे, 0 होता है। लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि आदर्श धारा मापी संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी परिपथ हमारे पास ऐसा नहीं होता है, चाहे उसकी जितनी भी चालकता हो लेकिन उसका प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं इसके फार्मूले को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है और इस बिंदु पर धारा मापी भी जुड़ा है और इसी बिंदु पर संट भी जुड़ा है, और हम पहले भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे धारा मापी और संट कैसे हैं, ये दोनों ही परस्पर समांतर क्रम में हैं। यानी कैपिटल जी और तथा यस ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं धारा मापी के समांतर क्रम में यहाँ पे संट लगाते हैं। तो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में होने पर हम लोग जानते हैं कि इनके जो विभवांतर होते हैं वो समान होते हैं। तो चूंकि जी तथा एस क्या है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनके विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे। इनके विभवांतर समान होंगे, तो हम इनके विभवांतर को समान होंगे, इनके विभवांतर को हम समान कर लेते हैं। विभवांतर कैसे निकालते हैं, V = IR फार्मूला होता है, यानी धारा में प्रतिरोध का गुणा कर लीजिए, विभवांतर निकल आएगा। तो ये जो धारा मापी है हम इसके धारा और प्रतिरोध का गुणा कर लेते हैं। तो धारा मापी की जो धारा है वो IG है, और धारा मापी का जो प्रतिरोध है उसको हम कैपिटल S कहेंगे। तो यहाँ पे हम, और ये जो संट है इसके प्रतिरोध और धारा का गुणा कर लेते तो इसका विभवांतर निकल आएगा। तो संट का जो विभवांतर है, संट का विभवांतर वो धारा और प्रतिरोध का गुणा करके निकालेंगे, यानी I माइनस में IG और क्रॉस में कैपिटल S, ये संट का विभवांतर निकल आया। अब धारा मापी का विभवांतर निकाल लेते हैं। तो धारा और प्रतिरोध, धारा IG और प्रतिरोध कैपिटल G, तो IG क्रॉस में कैपिटल G कर लिया, तो ये निकल आया किसका, ये निकल आया धारा मापी का प्रतिरोध। यहाँ से हम संट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो I माइनस IG का पक्षांतर करेंगे, तो IG क्रॉस में कैपिटल G और I माइनस कितना आ जाएगा, IG आ जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पे संट का मान निकालने के लिए एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो जब भी कोई सवाल हमारे पास आएगा और उसमें ये कहेगा कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कीजिए, कैसे रूपांतरित करेंगे, तो हम चूंकि जान चुके हैं कि एक हम संट लगाएंगे, लेकिन संट जो हम लगाएंगे उसका मान कैसे निकालेंगे, वो कितने प्रतिरोध का होगा। तो इस फार्मूले की सहायता से यस = IG क्रॉस कैपिटल G I माइनस IG, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ पे कैपिटल G क्या है, कैपिटल G को हम धारा मापी का प्रतिरोध कहेंगे। ये धारा मापी का प्रतिरोध है, ये कैपिटल G है। IG क्या है, IG धारा मापी में बहने वाली धारा है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे धारा मापी की धारा, ये धारा मापी की धारा है। I क्या है, I वो धारा है जो परिपथ में बहती है, यानी जिस धारा को हमें नापना होता है। तो स्मॉल I का मतलब क्या है, जिस धारा का मापन किया जाता है, यानी जिस धारा का हमें मापना होता है, मापन किया जाता है, ये वो धारा है जिस धारा का परास हमें ज्ञात करना होता है। और S तो आप समझ चुके हैं, ये क्या होता है, संट का प्रतिरोध होता है, और इसी का मान हमें निकालना होता है, ये संट है। तो इसी फार्मूले पर हमने 3 न्यूमेरिकल लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इनको देखें, और बहुत ही कठिन न्यूमेरिकल नहीं होते, बहुत सरल न्यूमेरिकल होते हैं। बस केवल क्या होता है, हमें इनको लगाने की बस हम
प्रैक्टिस करें इनको। तो इसमें लिखा हुआ कि एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। ध्यान से आप देखिए, ये धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध है, और धारा मापी की जो कुंडली होती है उसके प्रतिरोध को हम बता चुके हैं, यानी धारा मापी का प्रतिरोध है ये। इसको हम कैपिटल जी से नोट करते हैं, और ये कितना है, यहाँ पे 100 ओम लिख लिया हमने। 5 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। किसमें? धारा मापी में पूर्ण स्केल का विक्षेप इस धारा से हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 5 मिली एम्पियर की धारा है ये धारा मापी में जा रही है। जो इस तरीके का धारा मापी हम फिगर बनाते हैं ये धारा मापी होता है, और यहाँ पे ऐसा एक संट लगा होता है। तो ये धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम। और अब इसमें धारा गई कितनी, 5 मिली एम्पियर ये धारा इसमें गई। तो इसी ने क्या किया, यहाँ पे जो स्केल लगा होता है उसमें विक्षेप दे देता है। तो जो धारा मापी में जाती है उसको हम लोग IG से लिखते हैं, IG बराबर 5 मिली एम्पियर, और इसको बना लेते हैं हम लोग एम्पियर में। तो मिली एम्पियर को एम्पियर बनाने के लिए 1000 से भाग करते हैं, तो 5 में हम 1000 से भाग करेंगे, एम्पियर बन जाएगा। और 1000 में 3 जीरो, इसलिए ऊपर की संख्या में 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पे 3 अंक हो गए, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, एम्पियर आ जाएगा। आगे से मैं कहता कि इसे 0 से 10 एम्पियर की परास के मीटर में कैसे बदलोगे, यानी एक मीटर हमको ऐसा बनाना है जो 10 एम्पियर तक की धारा को नाप सके। तो यहाँ पे हमने बताया था जिस धारा को हमें मापना होता है, नापना होता है, उसी को तो I कहते हैं। तो ये I बराबर क्या है, 10 एम्पियर है। और करा कि अमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे, तो संट लगाकर। इसका मतलब हमको यहाँ पे संट की वैल्यू निकाल लें, और तब हम बता देंगे, जब संट की वैल्यू में पता चल जाएगी तो हम बता देंगे कि इतने ओम का संट समांतर क्रम में लगा करके हम इसको ऐसे बदल देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो संट का फार्मूला होता है वो S इक्वल टू IG क्रॉस में कैपिटल G और I माइनस में IG होता है। तो IG का मान इसमें कितना है, 0.005। कैपिटल G का मान कितना है, 100, और I माइनस IG करेंगे 10 माइनस में 0.005 आएगा। तो 100 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 0.5 ही बचेगा केवल, और 10 में जब 0.005 घटाएंगे तो 9.99 और 5 आ जाएगा। लेकिन जब दशमलव समान अंकों की बात करेंगे, क्योंकि 3 अंक बाद यहाँ पे लगा है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाते हैं और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने देखा कि S इक्वल टू आ गया 500 और बटे में ये 9995, जो लगभग 10,000 के आसपास है। तो यहाँ पे हम सीधे 10,000 ही लिख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में और मैथ में ऐसा चलता है कि अगर कोई वैल्यू किसी के पास में है तो उसे हम पूरी संख्या बना सकते हैं, उसका हम राउंड ऑफ लिख सकते हैं। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 5/100 आ जाएगा। 5/100 मतलब इसका इसमें भाग करेंगे 0.05 ओम आ जाएगा। तो ये संट का मान आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर 0.05 ओम का संट हम उसके समांतर क्रम में लगा दें तो वो अमीटर में बदल जाएगा। यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, और यहाँ पे लिख देंगे कि 0.05 ओम का संट समांतर क्रम में जोड़कर धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार से सवाल इसको हम लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका तो ऐसा कोई ईयर नहीं होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं होता जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है। कह रहा कि एक धारा मापी में 4 ओम का संट लगाने पर, ये एक धारा मापी है, ये धारा मापी है। अब इसमें जब 4 ओम का एक संट लगा दिया गया इस तरीके से, ये कैपिटल G है, तो वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। वो तो रह ही जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई परिपथ है, उसमें धारामापी पड़ा हुआ है, तो पहले क्या रहता था कि पूरी धारा धारामापी से होकर जा रही है। लेकिन जब हम इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध डाल देते, तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि कम प्रतिरोध होने की वजह से धारा इधर से ना जा करके अब इधर से नहीं कम जाएगी, वो इधर से जाना शुरू कर देगी।
तो धारा का मान तो 1/5 रह गया, पहले जितनी जा रही थी उसकी 1/5 रह गई। यदि धारा के साथ 2 ओम का संटोर लगा दिया जाए तो विक्षेप कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे निकाल के दिखानी है। तो इसमें 2 दशाओं में सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रथम दशा में सवाल को लगाते हैं। तो लिखेंगे प्रथम दशा में, सवाल को हम प्रथम दशा में पहले लगाते हैं। 4 ओम का संट है पहले यहाँ पे। तो जब 4 ओम का संट यहाँ पे लगाया जाएगा तो S बराबर हमारे पास कितना है, 4 ओम। और कह रहा कि धारा मापी में जो धारा है 1/5 रह गई। तो जो मुख्य धारा है हमने मान ली कि वो I है। अब धारा मापी में जो पहले पूरी धारा I जा रही थी, अब वो I ना जा करके वो पहले की 1/5 रह जाएगी। माना कि पहले I धारा इसमें जा रही थी, तो अब I/5 रह जाएगी। किसकी, धारा मापी की धारा। तो जो धारा मापी की धारा है वो I बराबर क्या रह गई, I/5। 1/5 मतलब मुख्य धारा I का 1/5 I/5। तो यहाँ से हम क्या करें कि इस धारा मापी का प्रतिरोध ज्ञात कर लें। हमें इस धारा मापी का प्रतिरोध यहाँ पे निकालना होगा। तो जब धारा मापी का हम प्रतिरोध निकालेंगे तो S बराबर IG क्रॉस में कैपिटल G और I माइनस में IG, फार्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो S का मान तो यहाँ पे 4 ओम है, IG हम वैल्यू नहीं रखेंगे, कैपिटल G का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, और I माइनस में IG। ऐसा करते हैं कि इस जगह से हम पहले I की वैल्यू निकाल लें, और जब यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का पक्षांतर करेंगे, बन जाएगा 5IG आ जाएगा। तो जहाँ भी I है वहाँ पे हम क्या रख दें, I की जो वैल्यू है 5IG उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे 5, इस I की जगह, ये जो I का मान यहाँ पे था, इस I की जगह हमने 5IG यहाँ पे रख दिया, और माइनस में IG आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जब 4 और बराबर का निशान, ये यहाँ पे IG क्रॉस में कैपिटल G बना रहेगा, और 5IG में ये जो 5IG है उसमें IG घटा लेंगे तो बचेगा 4IG। IG से IG काट लेंगे और तब ये 4 का पक्षांतर करेंगे तो G बराबर 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। इस तरीके से जो धारा मापी यहाँ पे वो कितने हैं, वो 16 ओम का हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। लेकिन आगे इसने कह दिया है कि इसके साथ में जो ये धारा मापी है, इसके साथ में 4 ओम का पहले एक संट यहाँ पे लगा हुआ था। अब इसके साथ में 2 ओम का एक संट और समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। तो चूंकि जब इसके समांतर क्रम में 2 ओम का संट और लगा दिया जाएगा तो हम इस संट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर संट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। और समांतर क्रम में चूँकि हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रतिरोध का मान निकाला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य संट का मान निकाल लेते हैं। तो आ कितना जाएगा फिर 1/S डैश इक्वल टू, चूँकि जो दोनों संट हैं वो 4 और 2 ओम के, इसलिए 1/R1 + 1/R2। जो समांतर क्रम निकालने का सूत्र होता है वही यहाँ पे लगा देते हैं। तो 1/4 और प्लस में 1/2 आ जाएगा। 4 का एलसीएम कितना रहेगा, 4 रहेगा, और 4 का 1 में भाग करें, 4 का 4 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 2 का 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा। इस तरीके से 1 में 2 जोड़ेंगे 3/4 आ जाएगा। तो S डैश का जो मान है वो 4/3 आ गया, 4/3 ओम। तो अब जब 2 ओम का संट 4 ओम के साथ समांतर क्रम में लगा देंगे तो जो संट का तुल्य मान आएगा वो 4/3 ओम आएगा। अब पुनः एक बार हम क्या करते हैं कि संट का फार्मूला फिर से एक बार लगा देते हैं। तो S डैश इक्वल टू, और चूँकि अब जब संट की वैल्यू बदलेगी तो आप ये भी मान के चलिए कि जो धारा मापी में धारा जा रही थी पहले IG, अब वो बदल जाएगी, वो IG डैश हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम IG ना लिख करके IG डैश करेंगे क्योंकि वैल्यू बदलेगी यहाँ पे। तो IG डैश क्रॉस में G और I माइनस IG डैश लगाते हैं। S डैश की वैल्यू 4/3 रखेंगे और यहाँ पे G की वैल्यू 16 रखेंगे
और बाकी की वैल्यू हमें कोई रखनी नहीं, क्योंकि आई और आई जी में हमको रिलेशन निकाल के दिखाना है। तो 4 से 16 काटेंगे, 4 बार चला जाएगा और तब बचेगा यहाँ पे 1/3 और इधर आई जी डैश क्रॉस में 4i माइनस आई जी डैश बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 3 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आई जी डैश हो जाएगा, और 1 का आई में करेंगे आई और 1 का आई जी डैश में इस तरीके से आएगा। तो इस आई जी डैश को हम इस आई जी डैश के पास लेकर आते हैं, तो माइनस का तो यहाँ पे आएगा प्लस का, और 12 आई जी डैश और प्लस में आई जी डैश इक्वल टू आई। 12 में एक जोड़ेंगे 13 बन जाएगा। इस तरीके से 13 आई जी डैश बराबर आई आएगा और आई जी डैश बराबर आई बटे में 13 हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब जो धारा मापी की धारा है, जो मुख्य धारा आई होती है, उसका 1/13 रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा 1/13 रह जाएगी। अब इतनी रह जाएगी, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। कह रहा कि 99 प्रतिरोध ओम के चलकुंडली धारा मापी में, ये जो एक धारा मापी हमारे पास होती है, ये कह रहा कि 99 ओम की है, और धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है वो कैपिटल जी से नोट किया जाता है, इसलिए इसको 99 ओम लिख लेते हैं। अब कह रहा कि धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने पर, ये जो धारा मापी में धारा है, मान लीजिए जो मुख्य धारा है वो आई है, तो कह रहा कि धारा मापी में जो धारा जाती है, ये जो आई जी है, ये मुख्य धारा का मुख्य धारा का 10%, मुख्य धारा आई है, इसका 10%, यानी आई जी का जो मान है वो आई का कितना है, 10% कह रहा है। तो आई इंटू में 10% निशान हटाएंगे, बटे 100 आएगा। इस तरीके से आई जी बराबर आई बटे 10 आ जाएगा, यानी कि मुख्य धारा का 1/10। करा कितने संट की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं कि जो संट हम लगाएंगे वो S है, तो S की वैल्यू हमको निकालना है। और एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम I की वैल्यू को निकाल लें पहले। तो 10 का पक्षांतर करेंगे, वो IG में गुणा कर लेगा और 10 कितना आ जाएगा, IG आ जाएगा। और अब जब हम संट का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमें आंसर बहुत आराम से मिलेगा, IG क्रॉस में कैपिटल G और I माइनस में IG। तो S बराबर IG की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं रखना यहाँ पे। कैपिटल G का मान कितना है, वो पहले से ही क्वेश्चन में दिया, वो 99 है। और I माइनस IG, I का मान कितना है, 10 IG है, और माइनस में क्या रहेगा, IG। तो कितना आ जाएगा, S इक्वल टू यहाँ पे 99 IG, और 10 IG में जब IG घटाएंगे तो बचेगा 9 IG। IG से IG कट जाएगा और इसको इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 11 ओम। यही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो तीनों न्यूमेरिकल हैं, आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। और जो टॉपिक आपको ये पढ़ाया गया था, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि धारा मापी के समांतर क्रम में एक संट लगा करके धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कर लिया जाता है। थैंक यू।